Hello and welcome to Agro Academy ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने पिछली क्लास में फार्म पावर के 115 इम्पोर्टेंट MCQs कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे के MCQs कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखें और क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप RPSC AAN एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा सेशन इंजन, फ्यूल, कूलिंग और लुब्रिकेशन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर रहेगा। और ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनको सिर्फ रटना नहीं है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 116। सवाल है, ऑयल फिल्टर्स आर चेंज्ड एट एवरी, मतलब ऑयल फिल्टर को हर कितने घंटे में बदला जाता है? इसका सही जवाब है 120 घंटे। ये एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस इंटरवल है। 120 घंटे? जी, लेकिन यहां सवाल यह है कि इसे बदलना क्यों है। दरअसल इंजन ऑयल का काम सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं है, वो इंजन की सफाई भी करता है। और ये फिल्टर उस तेल में से गंदगी, मेटल के छोटे छोटे कण, इन सबको पकड़ता है। अगर इसे समय पर नहीं बदला तो वो चोक हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर गंदा तेल ही इंजन में घूमता रहेगा, जिससे इंजन की उम्र घट जाएगी। मतलब ये इंजन के लिए एक किडनी की तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। इन ट्रैक्टर मेंटेनेंस, ऑयल लेवल इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेक्ड एवरी, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम में तेल का स्तर कब जांचना चाहिए? इसका जवाब है 10 घंटे, जो असल में मतलब हर दिन काम शुरू करने से पहले का नियम है। अच्छा, ये एक डेली चेक है। हाँ, ट्रांसमिशन में बहुत सारे गियर्स होते हैं जो भारी लोड पर काम करते हैं। अगर तेल का लेवल जरा भी कम हुआ तो मेटल टू मेटल फ्रिक्शन होगा, जिससे वो घिस सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो ये एक छोटी सी आदत है जो हजारों रुपए के खर्च से बचा सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब इंजन की डाइट पर आते हैं। प्रश्न संख्या 118 है, रिचेस्ट एयर फ्यूल रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इज। ट्रैक्टर का सबसे रिच एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? इसका सही जवाब है 8.1। अब रिच मिक्सचर का मतलब समझते हैं? जी, इसको ऐसे सोचिए कि इंजन को काम करने के लिए हवा और फ्यूल का एक संतुलित खाना चाहिए, जो करीब 14.7 हिस्से हवा और 1 हिस्सा फ्यूल होता है। लेकिन जब इंजन ठंडा हो, जैसे सुबह स्टार्ट करते समय, तो उसे स्टार्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तब उसे रिच मिक्सचर दिया जाता है। मतलब हवा कम और फ्यूल ज्यादा। हाँ, 8 हिस्से हवा और 1 हिस्सा फ्यूल। ये एक तरह का एनर्जी बूस्ट है बस। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब इंजन की आवाज पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 119। मफलर डिजाइन ऑफ ट्रैक्टर डिपेंड्स अपॉन। ट्रैक्टर का मफलर डिजाइन किस पर निर्भर करता है? ये सिलेंडर डायमेंशन और टाइप ऑफ इंजन दोनों पर निर्भर करता है। अच्छा, दोनों पे। जी, मफलर का काम सिर्फ आवाज कम करना नहीं है, बल्कि सही बैक प्रेशर बनाना भी है। इंजन का आकार, उसके सिलेंडरों की संख्या और वो 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक, ये सब तय करता है कि एग्जॉस्ट गैसिंग कितनी तेजी से बाहर निकलेंगी। तो गलत मफलर लगाने से परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अच्छा, अब फ्यूल के सफर को ट्रैक करते हैं। प्रश्न संख्या 120। फ्यूल लिफ्ट पंप इज ऑल्सो कॉल्ड। फ्यूल लिफ्ट पंप को और क्या कहा जाता है? इसके कई नाम हैं, इसलिए सही जवाब है ऑल आर करेक्ट। इसे फ्यूल सप्लाई पंप, फीड पंप और ट्रांसफर पंप सब कहते हैं। और इसका काम क्या है? काम बहुत सीधा सा है। फ्यूल टैंक से डीजल को खींचना और उसे मेन फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। ठीक है, इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, जो इसकी ताकत के बारे में है। प्रश्न संख्या 121। प्रेशर रेंज ऑफ फ्यूल लिफ्ट पंप इज। ये पंप कितना प्रेशर बनाता है? बहुत कम, सिर्फ 1.5 से 2.5 kgcm²। ये एक लो प्रेशर पंप है। इसका काम हाई प्रेशर बनाना नहीं, सिर्फ फ्यूल को आगे लिफ्ट करना या ट्रांसफर करना है। असली हाई प्रेशर बनाने का काम इसके बाद वाले पंप का होता है। और इसे चलाता कौन है? प्रश्न संख्या 122 यही पूछता है। ट्रांसफर पंप इज ऑपरेटेड बाय। इसे कैम शाफ्ट यानी कैम शाफ्ट चलाता है। कैम शाफ्ट पर एक उभार होता है जिसे कैम लोब कहते हैं।
जब कैमशाफ्ट घूमता है तो ये लोब पंप के लीवर को धक्का देता है और पंप काम करता है। बहुत ही सरल मैकेनिज्म है। तो अब फ्यूल मेन पंप तक पहुंच गया। इसके बाद वो इंजेक्टर के नोजल से स्प्रे होता है। प्रश्न संख्या 123, कौन सा नोजल है जो डीजल फ्यूल सिस्टम में ज्यादातर इस्तेमाल होता है? मल्टी होल यानी मल्टी होल नोजल। मल्टी होल क्यों? इसे ऐसे समझिए कि फ्यूल को जलने के लिए हवा के साथ अच्छे से मिक्स होना होता है। मल्टी होल नोजल एक फव्वारे की तरह काम करता है जिसमें कई बारीक छेद होते हैं। ये डीजल को बहुत ही महीन बूंदों में तोड़ देता है जिसे एटमाइजेशन कहते हैं, और जितनी बारीक बूंदें उतना ही अच्छा कंबशन। समझ गई। अब फ्यूल की सफाई पर आते हैं। प्रश्न संख्या 124, प्राइमरी फ्यूल फिल्टर्स किससे बने होते हैं? ये अक्सर क्लॉथ यानी कपड़े या एक महीन जाली के बने होते हैं। अच्छा। फ्यूल फिल्ट्रेशन एक 2 स्टेज प्रोसेस है। हाँ। प्राइमरी फिल्टर पहला गार्ड है। इसका काम फ्यूल में से पानी और बड़ी अशुद्धियों को हटाना है। तो फिर दूसरा गार्ड क्या करता है? प्रश्न संख्या 125, साइज ऑफ सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर कितना बारीक होता है? ये 5 माइक्रोन तक के कणों को पकड़ता है। 5 माइक्रोन? ये तो बहुत ही छोटा हुआ। बहुत छोटा। हमारे बाल की मोटाई लगभग 70 माइक्रोन होती है। तो सोचिए ये कितना बारीक है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर के पार्ट्स बहुत ही प्रिसिजन से बने होते हैं। मतलब प्राइमरी फिल्टर बड़े चोरों को पकड़ता है और सेकेंडरी फिल्टर छोटे और शातिर चोरों को? हाँ, बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 126 का जवाब तो साफ है। कोर्स पार्टिकल्स यानी मोटे कणों को कौन हटाता है? इसका जवाब है प्राइमरी फिल्टर। सही है। अब आते हैं असल इंजेक्शन सिस्टम पर। प्रश्न संख्या 127, ट्रैक्टरों में अधिकतर कौन सा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल होता है? ट्रैक्टरों में ज्यादातर इंडिविजुअल पंप या इनलाइन पंप सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसमें हर सिलेंडर के लिए एक अलग पंपिंग एलिमेंट होता है। ये सिस्टम क्यों? ये सिस्टम थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत मजबूत और भरोसेमंद है, और इससे रिपेयर करना भी आसान है। ट्रैक्टर जैसी रफ एंड टफ मशीन के लिए ये परफेक्ट है। सही बात है। अब इंजन की स्पीड कंट्रोल पर आते हैं। प्रश्न संख्या 128, कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है स्टेशनरी इंजन्स में। स्टेशनरी इंजन जैसे कि? जैसे जनरेटर या पानी का पंप चलाने वाला इंजन। सोचिए, जनरेटर को एक फिक्स्ड आरपीएम पर चलना होता है ताकि वो सही वोल्टेज दे सके। जब आप उस पर लोड डालते हैं तो इंजन धीमा होने की कोशिश करता है, लेकिन गवर्नर तुरंत फ्यूल सप्लाई बढ़ाकर उसकी स्पीड को वापस स्थिर कर देता है। और इसकी परफॉर्मेंस को कैसे मापते हैं? प्रश्न संख्या 129 इसी से जुड़ा है। स्पीड रेगुलेशन ऑफ गवर्नर इज कैलकुलेटेड बाय। इसका सही फॉर्मूला है SR इक्वल्स एवरेज लोड स्पीड एट लोड। ये मूल रूप से ये मापता है कि लोड बदलने पर गवर्नर कितनी तेजी से स्पीड को मेंटेन कर पाता है। चलिए अब ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल हार्ट यानी बैटरी पर आते हैं। प्रश्न संख्या 130, पूरी तरह से चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? एक पूरी तरह चार्ज्ड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.2880। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये असल में है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी असल में बैटरी के अंदर के एसिड और पानी के घोल का गाढ़ापन मापती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो घोल गाढ़ा होता है, डिस्चार्ज होने पर वो पतला हो जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाती है। तो ये एक तरह से बैटरी का हेल्थ मीटर है, और इसे मापते किससे है? प्रश्न संख्या 131, इसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। एक सिंपल सा टूल है जो बता देता है कि बैटरी कितनी चार्ज्ड है। आजकल मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी आती हैं। प्रश्न संख्या 132 उसी के बारे में है। सील्ड बैटरी का महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका सीक्रेट है लेड कैल्शियम से बनी प्लेट्स। लेड कैल्शियम? जी। पुरानी बैटरी में लेड एंटीमनी प्लेट्स होती थी जिनमें से पानी बहुत उड़ता था और बार बार डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता था। लेड कैल्शियम प्लेट्स पानी की इस खपत को लगभग खत्म कर देती हैं। अब एक सवाल पेट्रोल इंजन का। प्रश्न संख्या 133, हॉट स्पार्क प्लग का उपयोग कहाँ होता है? ये पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है, खासकर उन इंजनों में जो ज्यादातर कम स्पीड पर चलते हैं। हॉट का मतलब है कि इसकी टिप जल्दी गर्म होती है और गर्म ही रहती है ताकि उस पर कार्बन न जमे। बिल्कुल, ताकि जो भी कार्बन या तेल जमता है वो जलकर साफ होता रहे। प्रश्न संख्या 134, टिपिकल वैल्यू ऑफ स्पार्क प्लग गैप इज।
स्पार्क प्लग गैप का मान कितना होता है? ये 0.5 से 0.85 के बीच होता है। ये गैप बहुत जरूरी है। कम या ज्यादा होने पर इंजन की परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। बैटरी पे वापस आते हैं। प्रश्न संख्या 135। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का अनुपात क्या होता है? ये अनुपात वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 9.16 होता है। अब इंजन के एक सबसे बड़े अंतर पर सवाल। प्रश्न संख्या 136। इग्निशन बाय कंप्रेशन, ये किससे संबंधित है? ये डीजल इंजन की पहचान है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग चिंगारी देता है, लेकिन डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। यहाँ सिलेंडर में सिर्फ हवा को इतनी जोर से कंप्रेस किया जाता है कि वो बहुत गर्म हो जाती है और फिर उस पे डीजल स्प्रे करते ही आग लग जाती है। एग्जैक्टली। इसी को कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। बैटरी चार्जिंग से जुड़ा एक सेफ्टी का सवाल। प्रश्न संख्या 137। बैटरी को किसी भी दर पर चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते इलेक्ट्रोलाइट का तापमान किससे ज्यादा ना हो। ये लिमिट है 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस। जी। अगर तापमान इससे ज्यादा हो जाए तो अंदर की प्लेट्स मुड़ सकती हैं और बैटरी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। प्रश्न संख्या 128 थोड़ा अजीब है। इन बैटरी इग्निशन सिस्टम कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज। हाँ, ये रेंज बहुत बड़ी और भ्रामक है। दिए गए विकल्पों में 6 2000 वोल्ट्स सबसे करीबी है। हालांकि ट्रैक्टर में तो 12 वोल्ट की ही बैटरी होती है। देखिए, ये कितने स्पेसिफिक और टेक्निकल सवाल है। आरपीएससी एईएन परीक्षा में सफलता के लिए सिर्फ टॉपिक का नाम जानना काफी नहीं है, आपको उसकी गहराई में जाना होगा। अगर आप अपनी तैयारी को इसी लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी की टेस्ट सीरीज और फाउंडेशन बैच आपके लिए ही डिजाइन किए गए हैं। चलिए अब इंजन के कूलिंग सिस्टम पर चलते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 139। ट्रैक्टरों में अधिकतर कौन सा वाटर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है फोर्स्ड सर्कुलेशन। जी, फोर्स्ड सर्कुलेशन। इसमें एक वाटर पंप होता है जो कूलेंट को जबरदस्ती पूरे इंजन और रेडिएटर में घुमाता है, जिससे कूलिंग तेज और भरोसेमंद होती है। सही है। और इस सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस कौन है? प्रश्न संख्या 140। थर्मोस्टेट वाल्व कब खुलना शुरू होता है? ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर खुलना शुरू होता है। थर्मोस्टेट का काम इंजन को जल्दी से उसके सही वर्किंग टेम्परेचर तक पहुंचाना है। और प्रश्न संख्या 141 के अनुसार पेट्रोल इंजन में ये पूरी तरह 82 डिग्री सेल्सियस पर खुल जाता है। ट्रैक्टर में कौन से टाइप का थर्मोस्टेट इस्तेमाल होता है? प्रश्न संख्या 142। इसमें बेलो टाइप थर्मोस्टेट आम है। इसके अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। गर्म होने पर वो भाप बनता है, जिससे एक कैप्सूल फैलता है और वाल्व को खोल देता है। प्रश्न संख्या 143। एयर कूल्ड इंजन का वजन कितना कम कर देता है? ये लगभग 10% तक वजन कम कर सकता है, क्योंकि इसमें भारी रेडिएटर, वाटर पंप, पाइप जैसा कुछ नहीं होता। प्रश्न संख्या 144। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगा होता है? ये सिलेंडर हेड के अगले सिरे पर, मतलब फॉरवर्ड एंड ऑफ सिलेंडर हेड पर लगा होता है, जहां से गर्म पानी इंजन से बाहर निकलता है। और रेडिएटर कितना तापमान कम करता है? प्रश्न संख्या 145। रेडिएटर से गुजरने पर कूलेंट का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। प्रश्न संख्या 146 एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सील्ड रेडिएटर कैप का काम क्या है? इसका काम है इंक्रीज बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी पानी का क्वथनांक बढ़ाना। वो कैसे? इसे प्रेशर कुकर के सिद्धांत से समझिए। खुले बर्तन में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में दबाव के कारण वो 120 डिग्री तक भी नहीं उबलता। अच्छा, यही काम रेडिएटर कैप करता है। वो सिस्टम में प्रेशर बनाकर कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। अब लुब्रिकेशन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 147। फोर्स्ड सर्कुलेशन लुब्रिकेशन सिस्टम का तेल दबाव कितना होता है? यह दबाव लगभग 3 kg/cm² होता है। एक ऑयल पंप इसी प्रेशर से इंजन के हर कोने तक तेल पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 148। क्रैंककेस ऑयल को और क्या कहते हैं? इसे इंजन ऑयल, मोटर ऑयल और डिटर्जेंट ऑयल सब कहते हैं, इसलिए जवाब है ऑल दी अबव। आजकल के तेल में डिटर्जेंट एडिटिव्स होते हैं जो इंजन के अंदर कार्बन जमने नहीं देते। प्रश्न संख्या 149। इंजन के अंदर बनने वाली गैसों को कौन बाहर निकालता है? ये काम क्रैंककेस ब्रीदर करता है। कंबशन के दौरान कुछ गर्म गैसें पिस्टन रिंग से लीक होकर नीचे क्रैंककेस में आ जाती हैं। ब्रीदर इन गैसों को बाहर निकालता है। और ये ब्रीदर किससे बना होता है? प्रश्न संख्या 150। यह ऑयल वेटेड स्क्रीन, यानी तेल से भीगी जालीदा बना होता है। प्रश्न संख्या 151 और 152 तेल के ग्रेड से जुड़े हैं।
इंजन को साफ करने के लिए MM&DS ग्रेड का तेल इस्तेमाल होता है। और अगर फ्यूल में सल्फर ज्यादा हो तो DS डीजल सीवियर ग्रेड का तेल इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सल्फर से बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बिल्कुल। अब ट्रैक्टर के बाकी हिस्सों पर तेजी से नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 153। ट्रैक्टर में कौन सी बैटरी इस्तेमाल होती है? जवाब है लीड एसिड बैटरी। प्रश्न संख्या 154। टायर का साइज कैसे लिखा जाता है? विड्थ ऑफ टायर इनटू डायमीटर ऑफ रिम से, जैसे 12.4-28। प्रश्न संख्या 155। टायर की मजबूती किससे पता चलती है? प्लाई रेटिंग से, जितनी ज्यादा प्लाई रेटिंग उतनी ज्यादा मजबूती। प्रश्न संख्या 156। ट्रैक्टर के अगले पहिए में हवा का दबाव? 1.5 से 2 kg/cm²। प्रश्न संख्या 157। टायर की उपयोगी लाइफ? लगभग 6000 घंटे। प्रश्न संख्या 158। ट्रैक्टर का टो इन कितना होता है? 4+2 mm। इसका मतलब है कि आगे के पहिए सामने से हल्के से अंदर की तरफ झुके होते हैं। प्रश्न संख्या 159। ट्रैक्टर की सामान्य चौड़ाई? 1.5 से 2 मीटर। प्रश्न संख्या 160। लॉन में कौन सा टायर इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रियल टायर या टर्फ टायर, जिनके ट्रेड पैटर्न मुलायम होते हैं। अब स्टीयरिंग के कुछ एंगल्स। प्रश्न संख्या 161। टायर की सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसे कैम्बर एंगल कहते हैं। प्रश्न संख्या 162। ट्रैक्टर टायर का कॉस्टर एंगल कितना होता है? 2 से 4 डिग्री। ये स्टीयरिंग को स्थिरता देता है। प्रश्न संख्या 163। इंजन की स्पीड किससे कंट्रोल होती है? थ्रॉटल लीवर से। और आखिरी 2 सवाल। प्रश्न संख्या 164। अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे व्हील बेस कहते हैं। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 165। एक ही एक्सल पर दोनों पहियों के बीच की दूरी को? उसे ट्रैक कहते हैं। तो साथियों, आज हमने प्रश्न संख्या 116 से 165 तक कवर कर लिए हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें तो चैट में यस कमेंट करें। हम इस सीरीज को जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना करें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।